अब हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईवीएम। ओके, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट important characteristics high resolution and long depth of field that is obtained because of short wavelength of high energy electrons. Because in this we have high energy of electrons and the wavelength of electrons is short and the energy is high. That's why we can obtain the long depth cutting or drilling process. Okay, in this, as we have earlier said, that extraordinary energy and the density is power of 10 to the power 6 kilowatt per centimeter square has been achieved. By this we can also catalyze many chemical reactions and also control and increase increase the controllability and also compatibility with the high vacuum. Because if we are placing these things in a high vacuum, then there will be no adherence or you can say कोई मतलब रुकावट नहीं आएगी और वहां पर सारी प्रोसेसेस आराम से हो जाएंगी। ये प्रोसेस कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव दोनों मटेरियल के लिए इजीली काम कर सकता है। इसमें जब हम क्या करते हैं, स्मॉल जो हम बीम को इस डालते हैं उसमें किसी होल में हम करते हैं ड्रिलिंग करने के लिए, तो स्मॉल बर्स्ट निकलते हैं। ओके, जो मटेरियल अगली चीज ये है कि अगर जो भी कोई भी प्रॉपर्टी हो समथिंग में भी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, मटेरियल है डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल कैसे भी हो, लेकिन उसके इस जो प्रोसेस है इसके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। इट में भी कि मेटल की मेलेबिलिटी अच्छी हो, मे भी उसकी हार्डनेस अच्छी हो या उसकी डक्टिलिटी अच्छी हो, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है वो अपने स्मूथली एक ही हिसाब से होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगली हम बात करते हैं जो सबसे छोटा होल इसमें किया जा सकता है 0.2 to 1.4 mm के अकॉर्डिंग, और जो एस्पेक्ट रेशियो 15:1 है। यहाँ कोई केमिकल फोर्सेस नहीं, कोई मैकेनिकल फोर्सेस नहीं अप्लाई होते, तो इसलिए ये लो स्ट्रेंथ पे भी एप्लीकेबल है और थिन शीट्स पे भी ये वर्क की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम थिन शीट्स पे इसको मशीनिंग करने के लिए जाएंगे तो वहां पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा मटेरियल या फिर कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, जितने भी थिन शीट्स हो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी लो स्ट्रेंथ के मटेरियल हो उस पर आसानी से मशीन कर सकते हैं। और ये भी कोई जरूरी नहीं किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे हम मशीन कर सकते हैं या होल क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी एक्सिस पे, ऑफ एक्सिस पे भी हम होल को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर जो मटेरियल वेपराइज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और मशीनिंग होती है, इसलिए इसमें कुछ थर्मल स्ट्रेसेस भी, रेसिडुअल थर्मल स्ट्रेसेस भी जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, अगर हम बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की तो काफ़ी हाई है और हमें इसके लिए हमें स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे एक हीट अफेक्टेड जोन भी आता है। अगर हम बात करें टाइप ऑफ वैक्यूम, हमें किस टाइप का वैक्यूम यूज करना चाहिए, तो दो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हाई वैक्यूम हमें चाहिए, दूसरा मीडियम वैक्यूम चाहिए और तीसरा हमारे पास में भी नॉन वैक्यूम भी हो तो हम वहाँ भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको प्रेफर करते हैं वैक्यूम में करने के लिए। स्टिल रिक्वायर्स अ हाई वैक्यूम इन द इलेक्ट्रॉन गन बट डिलीवर द बीम to the workpiece at atmospheric pressure, thus avoiding non-productive pump down cycle completely. Okay, construction much different from high vacuum. जहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉन वैक्यूम में काम करना चाहते हैं, वहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो हाई वैक्यूम से बहुत अलग होता है, डिफर करता है। The beam path from the cathode consists of a series of individual pumped stages that are all connected by small apertures. This construction produces a pressure gradient that ranges from atmospheric pressure to high vacuum. जब हम
कैथोड से हमारी ये इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती हैं, उसके बाद में इसको हम बहुत सारे अपर्चर्स के थ्रू निकालते हैं, जिससे क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस तरह से हाई वैक्यूम में ये वर्क करते हैं उसी हिसाब से हम इनको जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसी रेंज में हम इसको लेके आते हैं। ऑल्दो नॉन वैक्यूम सिस्टम कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी dramatically, they are somewhat limited since the interaction of electron beam with air spreads and diffuse the beam, thus lowering the power density at the workpiece. जैसा कि हमें पता है कि अगर हम इसे नॉन वैक्यूम में करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम्स आएंगी वो डिफ्यूज हो जाएंगी और स्प्रेड हो जाएंगी, तो हमारे जो बीम की क्वालिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते हैं। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज द थर्मल इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस। और उसमें क्या होगा, इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट पे हम फोकस कराते हैं टेम्परेचर को, अगर डिफ्यूज हो जाएगा तो पूरे में भी एक लेयर पे या फिर एक जो इनका टेम्परेचर जोन है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे कि लाइक दैट कन्वेंशनल प्रोसेस की तरह काम करने लगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गन और वर्कपीस के बीच का स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 mm हो सकता है। ये है हमारा फिगर। इसके आगे चलते हैं हम। बीम को हम कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। The electron beam is controlled with optical precision. Okay, the beam consists of negatively charged particles whose energy content is determined by the mass and velocity of the individual particle. जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं उनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और हर एक पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटी और अलग अलग मास होता है, उसके हिसाब से हम उसकी एनर्जी को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। The negatively charged particles can be accelerated in an electrostatic field to extreme high velocity. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम वोल्टेज को डिफर करेंगे तो इनकी स्पीड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, कैथोड से आगे हम क्या प्लेस करके रखते हैं, एनोड। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम इनकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, कितना 50 to 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। During the process, the specific energy content of the electron beam can be increased beyond the emission energy, thus producing a beam of high energy, the intensity of which far exceeds that obtained from light. जैसे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम इनकी एनर्जी जो है ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम इसको बाहर निकालते रहते हैं और जब ये एनोड ग्रिड को पार करती है उस टाइम इसकी एनर्जी हाई रहती है, क्योंकि ये एनोड ग्रिड इसको एक्सेलरेट कर देता है, इन पार्टिकल्स को इसकी एनर्जी जो है बढ़ा देता है। ठीक है, और इसकी एनर्जी नियर टू स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर 50 to 80% इंक्रीज कर, जिससे कि इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ड्यू टू द प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी मैनिपुलेटेड विथ ऑप्टिकल प्रिसीजन। जी, जैसे हमारे पास ऑप्टिकल लेंसेज भी होते हैं, उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो डिफ्यूज होते हैं कुछ बीम्स इधर उधर उनको अलग हटा देते हैं, जो हमारे पास कंट्रोल बीम होती है हम उन्हीं को लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काफी एनर्जी हमारी लॉस भी हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, थोड़ा उसके बारे में हम देख लेते हैं। बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द वर्कपीस, a variable strength electromagnetic lens is used to refocus the beam to any desired diameter down to less than 0.25 mm to at the precise location on the workpiece and thus attains an extremely high power density. पहले भी हम बात कर चुके हैं जब हम डिटेल में गए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज क्या करते हैं, बीम को एक पर्टिकुलर
पॉइंट पे फोकस करते हैं और जो फोकस करते हैं उनका डायमीटर कितना होता है 0.025 mm के अकॉर्डिंग, जिससे कि अगर सारी इलेक्ट्रॉन की बीम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होती है तो वहाँ पे एनर्जी हाई हो जाती है और हमें हाई पावर डेंसिटी वहाँ पे मिलती है, जो कि हमें ज़रूरत होती है मेटल को वेपराइज कराने में या मेल्ट कराने में। दिस एक्सट्रीमली हाई पावर डेंसिटी इमीडिएटली वेपराइज एनी मटेरियल ऑन विच द बीम impinges। ओके, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल की अब हम बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल माउंटेड बिलो द मैग्नेटिक लेंसेज is used to bend the beam and direct it over a desired surface। ये मैग्नेटिक लेंसेज क्या करते हैं, सपोज करिए कि हमने क्या किया, हमारे पास जो अभी इसके पहले वाला था, एक बार हम फिर से पीछे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज थे, वो क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे कि हमें पूरे सिस्टम को क्या कर रहे थे, एक जगह पे फोकस करा रहे थे, पूरे बीम को एक जगह पे फोकस करा रहे थे पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन मैग्नेटिक लेंसेज क्या करेंगे, ये पूरे सरफेस को कवर करती है जहां पे हमें मशीनिंग करनी होती है, इसका काम होता है ये। ठीक है, सपोज हमें 10 mm का डायमीटर का होल बनाना है तो उस पूरे 10 mm डायमीटर को ये मैग्नेटिक लेंसेज कवर कराती है। दिस डिफ्लेक्शन सिस्टम परमिट्स प्रोग्रामिंग of the beam in any specific geometrical pattern using the proper deflection coil current input। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या करेंगे, प्रॉपर डिफ्लेक्शन प्रोग्रामिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ये बीम को डिफ्लेक्ट कराती हैं और हमें जो शेप में कटिंग करनी है, जिस शेप में ड्रिलिंग करनी होती है उसमें हम इसको ड्रिल कर लेते हैं, मशीन कर लेते हैं। मे भी हमें स्क्वायर्ड होल चाहिए, मे भी हमें ट्रायंगुलर होल चाहिए, इनमें भी हमें हेक्सागोनल होल चाहिए या फिर सर्कुलर होल चाहिए, वो उस हिसाब से हम इसको डायरेक्ट करते हैं। एट द पॉइंट ऑफ बीम impingement द काइनेटिक एनर्जी इन द बीम इज कन्वर्टेड टू द थर्मल एनर्जी इन द वर्कपीस। जहां पे हम इम्पीच कराते हैं बीम को, वहां पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बीम की थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अनदर इंटरेस्टिंग deflection control technique is the flying spot scanner or optical tracing device। Using this device, the electron beam can be deflected to cover almost any conceivable pattern over a 0.25 square in area। The desired pattern is drawn, then photographed, and the photographic negative acts as the master। दूसरा हमारे पास जो टेक्निक है फ्लाइंग स्पॉट स्कैनर है, इसकी हेल्प से हम बीम को कंट्रोल करते हैं पर्टिकुलर एरिया पे जो कि 0.25 स्क्वायर इंच है, और हमें जैसे फोटोग्राफिक निगेटिव वेवलेंथ, जो हमारे पास फोटोग्राफिक निगेटिव एक्ट होता है उसके हिसाब से हम इसको मास्टर कर लेते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन बीम कैन आल्सो बी डिफ्लेक्टेड इन अ प्रीडिटरमाइंड पैटर्न बाय अ रिले ट्रे और फ्लाइंग स्पॉट। ये अलग है, एक टेक्निक है इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करने की। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फ्लाइंग स्पॉट स्कैनर है, इसके हिसाब से चीजों को डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। ये फिल्म नेगेटिव है इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टेक्निक है, लेकिन हम आजकल ये नहीं यूज करते, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स ही यूज करते हैं। थोड़ा सा हम प्रोसेस पैरामीटर की बात कर लेते हैं। बीम करंट प्लस pulses duration, lens current and the beam deflection signals are 4 important parameters associated with EBM। बीम करंट की बात कर लो आप, continuously adjusted from approximately 100 milliampere to 1 milliampere। ठीक है, जो बीम की करंट होती है वो कितना 100 milliampere to 1 milliampere के बीच में वेरी करती है। बीम करंट इज इंक्रीज, द एनर्जी पर पल्सेस डिलीवर्ड टू द वर्कपीस आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते हैं, वर्कपीस की एनर्जी, जो हमारी एनर्जी वर्कपीस पे मिल रही होती है वो भी इंक्रीज होने लगती है। पल्सेस ड्यूरेशन को देख लें, पल्स ड्यूरेशन अफेक्ट बोथ द डेप्थ एंड द डायमीटर ऑफ द होल। जो पल्स ड्यूरेशन का इफेक्ट पड़ता है दोनों पे पड़ता है, चाहे हम बात करें डेप्थ पे, चाहे हम बात करें डायमीटर ऑफ होल पे, दोनों पे पल्स ड्यूरेशन का इफेक्ट पड़ता है।
द लॉन्गर पल्स ड्यूरेशन, द वाइडर डायमीटर, द डीपर ड्रिलिंग डेप्थ कैपेबिलिटी विल बी। अगर हमारा पल्स ड्यूरेशन लॉन्गर है तो डायमीटर भी बड़ा होगा और ड्रिलिंग भी ज़्यादा गहराई में होगी। लेकिन अगर हमारा पल्स का ड्यूरेशन कम है तो वाइड जो हमारी डायमीटर होगी वो कम हो जाएगी और हमारी जो ड्रिलिंग की डेप्थ होगी वो भी लेंथ होगी वो भी कम हो जाएगी। टू ए डिग्री द अमाउंट ऑफ रिकास्ट एंड द डेप्थ ऑफ हीट अफेक्टेड जोन will be governed by pulse duration। हीट अफेक्टेड जोन भी, क्योंकि जैसे से हम डायमीटर को इंक्रीज करेंगे उसी हिसाब से हमारा हीट अफेक्टेड जोन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हमारे पास शॉर्टर पल्सेस होंगे तो उस टाइम पे हमारा हीट अफेक्टेड जोन कम होगा, और हमारे पास लॉन्गर या फिर लार्जर हीट पल्सेस होंगे, लार्जर पल्सेस ड्यूरेशन होगा तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा होगा। टिपिकल बीम सिस्टम कैन बी जनरेटेड पल्सेस एज शॉर्टर एज 50 मिली स्क्वायर म्यूएस और एज लॉन्ग एज 10 एम सेकेंड। ठीक है, मिली सेकेंड, ठीक है, 50 मिली सेकेंड से 10 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग जो हमारे पल्सेस ड्यूरेशन का होता है उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, लेंस करंट की हम बात कर लेते हैं। डिटरमाइंस द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द इलेक्ट्रॉन बीम गन। ये जो हमारी वर्किंग डिस्टेंस होती है फोकल पॉइंट और इलेक्ट्रॉन वर्कपीस के बीच में, इसके डिस्टेंस को लेंस करंट डिटरमाइन करती है, डिफाइन करती है। आल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ द फोकस्ड स्पॉट ऑन द वर्कपीस, और कितने साइज पे बीम को फोकस कराना है ये भी हमारा क्या करता है, लेंस करंट डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है। द डायमीटर ऑफ द फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम और स्पॉट ऑन द वर्कपीस विल इन टर्न डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द होल प्रोड्यूस। और जो हमारा डायमीटर होगा स्पॉट का वो डिफाइन करेगा कि हमारा होल का डायमीटर क्या होने वाला है जिसको हम मशीन करने जा रहे हैं। ठीक है, द डेप्थ ऑफ व्हिच फोकल पॉइंट इज पोजीशनड beneath the workpiece surface determines the axial shape of the drilled hole। तो इसमें क्या होता है, यही जो हमारा लेंस करंट होती है ये इसके लिए भी जिम्मेदार हुई कितनी डेप्थ में हमें होल करना है, ड्रिलिंग करनी है, ये डेप्थ को भी यही डिसाइड करती है। By selecting different focal position, the hole produced can be tapered, straight, inversely tapered or bell shaped। हम डिफरेंट फोकल लेंथ को, फोकल पोजीशन को रख के हम डिफरेंट टाइप के ड्रिलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेट भी कर सकते हैं, इनवर्सली टेपर्ड कर सकते हैं, टेपर्ड भी कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के हम बेल को या होल को क्रिएट कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन कॉइल की बात कर लेते हैं। When the hole shaped are required to be other than round, the beam deflection coil is programmed to sweep the beam in pattern necessary to cut the shape at the hole's periphery। बीम डिफ्लेक्शन कॉइल को इस हिसाब से हम प्रोग्राम करते हैं कि जो हमारा होल का पेरीफेरी है उसके शेप, उसके किनारे किनारे से उस पर से हमें क्या करता है, मेटल को कट करता है और फिर वहां से हम चीज को क्या करते हैं, वेपोराइट करा देते हैं। बीम डिफ्लेक्शन इज यूजुअली एप्लीकेबल ओनली टू शेप सिमिलर देन 6 mm, स्मॉलर देन 6 mm। जो शेप्स 6 mm से छोटे होते हैं उनके लिए ये बीम डिफ्लेक्शन कॉइल का हम यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही। Thank you।